राजेश आर्य जी आज हमारे बीच में हैं और इन्होंने 287 दिनों में 500 समाचार एंकरिंग का एक विशेष लक्ष्य प्राप्त किया है। इस अवसर पर आज मैं इनको सम्मानित करने के लिए एक छोटे से कार्यक्रम के तौर पर मैंने इनको निवास स्थान पर बुलाया और मैं इनको सम्मान व्यक्त करता हूं और यह आशा करता हूं कि ऐसे ही यह पत्रकारिता को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने निष्पक्ष और पत्रकारिता के माध्यम से जनता को, समाज को जागरूक करते रहेंगे। मात्र 14 नवंबर को जो मैंने अपना चैनल शुरू किया, क्योंकि मैं केवल ब्यूरो चीफ हूँ और न्यूज एंकरिंग का मैंने कार्य शुरू किया, उसके जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं मेरे बड़े भाई डी.आर. गुप्ता जी, इन्होंने एक मुझे आवाज दी और मैं तुरंत यहाँ पर दौड़ा चला आया। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और क्योंकि मेरे गुरु हैं पत्रकारिता में और इन्हीं की प्रेरणा स्रोत से जो मैं ये आगे बढ़ रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे इस पत्रकारिता लाइन में हैं, लेकिन जो आदर्श, जो प्रेरणा मुझे इनसे मिली वो एक मिसाल है और मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि पूर्ण रूप से कि जब तक भी मेरे मस्तिष्क में ज्ञान की वृद्धि है तब तक मैं पत्रकारिता को जिंदा रखने का पूर्ण विश्वास करूंगा, पूर्ण प्रयास करूंगा और आपके बताए हुए आदर्शों पर चलने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद करता हूं मैं अपने बड़े भाई का और जो आज की प्रतिक्रिया है उसमें हम दोनों एक साथ। नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारत की नियति में निर्णायक मोड़। आज देश में वही हो रहा है जो राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। इसका विरोध करने वाले मुंह की खाने को मजबूर हैं। कोड़ में खाज वाली कहावत इस तरह पाकिस्तान पर सटीक बैठ रही है। पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बीच आई विनाशकारी बाढ़ ने उसकी हालत और पतली कर दी है। अपनी मदद के लिए वह दूसरे के भरोसे बैठा है। इसके बावजूद कश्मीर में जिहाद को लेकर उसका और उसके जैसों का रवैया जस का तस बना हुआ है। सीमा पार से आतंकियों की खेप आती जा रही है। बीते दिनों रूसी फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक ऐसे आतंकी को पकड़ा जो भारत आकर आत्मघाती हमला करने के इरादे से लैस था। तुर्की में प्रशिक्षित इस आतंकी को भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था। इस काम में उसे स्थानीय स्तर पर किसी की मदद मिलती। जाहिर है कि वह मदद किसी IS समर्थक आतंकी से ही मिलती। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश के भीतर भी सांप्रदायिक विभाजनकारी शक्तियां, सत्ता लोलुप नेता हर दांव पेच चल रहे हैं। संकट काल लगातार चल रहा है। प्रच्छन्न राष्ट्र विरोधी, जिहादी, नक्सली, क्षेत्रीय अलगाववादी और विदेशों से वित्त पोषित NGO संगठित होने का आभास दे रहे हैं। इन समस्त देशी विदेशी शक्तियों के हित खंडित विभाजित भारत में निहित है। आखिर भारतीय शीर्ष नेतृत्व क्यों पाकिस्तानी जिहादियों से लेकर तुर्की और IS के आतंकी समूहों से लेकर तमाम घरेलू धड़ों की आंखों में खटक रहा है? वे भारत के वर्तमान नेतृत्व में इतनी घृणा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि पहले अरब और वेटिकन पक्षधरों से भारत में अबाध धन आता रहा। इसके जरिए मतांतरण के प्रच्छन्न अभियान चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं। अब जब इन अभियानों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है तो भारत को कमजोर करने वाली ताकतों को परेशानी हो रही है। इसके पहले इन ताकतों ने देखा था कि सत्ताधिकार परिवारों और सत्ता समूहों में बंट जाता है। राष्ट्रीय चरित्र परिवर्तन उनका लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि इधर जो बदलाव हो रहे हैं वह सोते हुए लोगों में जागृति ला रहे हैं। इसलिए भारत विरोधी ताकतों के लक्ष्य बिगड़ रहे हैं। राष्ट्रीयता का यह जागरण राष्ट्र विरोधियों का सबसे बड़ा संकट है। इसी वजह से मोदी विरोध शत्रुता की सीमाएं तोड़ रहा है। एक बड़ा समूह सत्ता के हाशिए पर जा रहा है। हताशा में वह कुछ भी कर गुजरेगा। वैश्विक इस्लामिक परिदृश्य की बात करें तो तुर्की से लेकर पाकिस्तान और मध्य एशिया के नव स्वतंत्र देशों तक एक इस्लामिक आर्क बनती है।
यह भारत म्यांमार के आगे मलेशिया, इंडोनेशिया तक जाती है। भारत सदियों से इसकी पूर्णता में सबसे बड़ी बाधा रहा है। इसी कारण भारत 712 ईस्वी से ही मजहबी आक्रांताओं का निरंतर निशाना बना। भारत के इस्लामीकरण में आखिर तुर्की जैसे देशों की रुचि क्यों होनी चाहिए? अंग्रेज भी मिशनरियों को लेकर हमें सभ्य बनाने आ गए। आज़ादी के दौर में तुष्टीकरण के प्रयोग हमने देखे। देश विभाजन के बाद भी तुष्टीकरण को समर्पित हमारे नेताओं ने गंगा जमुनी संभावनाएं कायम रखी, लेकिन अब राष्ट्रवाद का जो उभार हो रहा है उससे पार पाना विरोधियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वैश्विक इस्लाम की 1/3 आबादी भारतीय उपमहाद्वीप में बसी है। उनकी जड़ें भी मूलतः भारतीय संस्कृति में है। भारत की एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरने से परमाणु बम के बावजूद पाकिस्तान एक मजबूत किस्म का देश बनता जा रहा है। वह अपने अंतर विरोधाभास के कारण भारत पर निर्भर 4 भागों में विभाजित हो सकता है, यानी सशक्त भारत के फलस्वरूप एक मजहबी साम्राज्य बिखरने को है। इसलिए भारतीय मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से भटकाने के लिए वैश्विक और आंतरिक मजहबी शक्तियां जी जान से जुटी हुई है। यदि ऐसा नहीं होता तो टीवी चैनलों पर हो रही तमाम बहसों में कोई एक मामूली सी बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कैसे बन गई? इसलिए बन गई क्योंकि वैश्विक मजहबी ताकतों को भारत में अपने मजहबी अभियानों में बाधा पच नहीं पा रही है। इनकी समस्या यह भी है कि मोदी का भारत अपने चरित्र में अल्पसंख्यक समाज के प्रति दुराग्रह मुक्त है। मजहबी ताकतें चाहे वे तुर्की हो या आंतरिक वाम सांप्रदायिक गठजोड़ भारत में इस अति संवेदनशील काल में खलनायक नहीं बन पा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व को एहसास है कि कोई भी प्रायोजित सांप्रदायिक समस्या देश को भीषण आर्थिक संकट के दायरे में धकेल देगी। दूरगामी लक्ष्यों के दृष्टिगत मोदी सरकार तमाम आलोचनाओं को झेलते हुए भी धैर्य धारण कर अपने लक्ष्य से डिग नहीं रही है। अब भारत के शत्रुओं और उनके पिट्ठुओं के पास क्या विकल्प है? इसकी एक बानगी रूसी एजेंसी के सामने आतंकी के कबूलनामे के सामने आई है। निसंदेह आज देश में वही हो रहा है जो राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 370 के संवैधानिक संकट का निराकरण सरल नहीं था। पाकिस्तान पहली बार औकात में दिखा है। अब देश के नागरिकों के दायित्व की बात आती है। नेहरू लियाकत पैक्ट को ध्वस्त करने वाले नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी जैसी महत्वपूर्ण पहल को लेकर हमारी जनता को अपनी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था। यही काम उसे तीनों कृषि सुधार कानूनों के मायने में भी रखना चाहिए था। सरकारों की सीमाएं होती हैं। हम जन सरकारों की बात तो करते रहे हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे जन दायित्व भी हैं। हमारे पास सामाजिक नेतृत्व नहीं है। हमें हर रंग में हर रंगे नेता तो मिले, मगर सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर सकने वाला कोई सशक्त हस्ताक्षर नहीं मिला। इसी कारण धर्म संस्कृति वाले भारत में समाज प्राय नेतृत्व विहीन रहा। यही वजह है कि देश में सामाजिक धार्मिक नेतृत्व के अभाव के कारण यदि प्रधानमंत्री मोदी से देश की अपेक्षाएं इस दिशा में भी चूक गई तो वह अकारण नहीं। कुल मिलाकर यह देश के लिए यह कठिन समय है। वैश्विक मजहबी शक्तियां प्रत्याक्रमण कर रही हैं। हमें धैर्य रखना है। इसलिए अभी झंझावातों से अपनी किश्ती को निकाल ले जाना ही साध्य होना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।